सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज का जो आपका टॉपिक है उसमें लास्ट क्लास में जो हमने सीड किया था, सीड में आपका जो क्या कहते हैं सीड किया था। सीड के अंदर उसका क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि ऑर्थोडॉक्स और रिकल्सिटेंट सीड होते हैं, वो भी डिस्कस किया था। यस और नो? आर यू श्योर? चलिए फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं किया तो। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं किया हो, यानी कि कुछ चीज़ें जो रहती है यहीं से कवर करके आपका आगे फिर बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बोला था कि सीड जो है वो बोटेनिकल सीड आपका क्या होता है, एक जो मैच्योर ओव्यूल है वही हमारा क्या होता है, सीड होता है। और मैच्योर ओवरी हमारी क्या होती है, फ्रूट होता है ना। उसके बाद सीड के अंदर हमने क्लासेस तो आई थिंक सो पढ़ लिया था कि हमारी जो क्लासेस होती हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, ये तो हमने स्टडी कर लिया था। ये तो क्या किया था हैं? इस पर आए नहीं, अब सीड किया ही नहीं हमने। अच्छा, वापिस आ जाओ फिर घूम फिर के प्रोसेसिंग द्वारा स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, मैंने केवल आपको इतना ही बताया कि सीड किससे मैच्योर वगैरह ओव्यूल वगैरह, उसके अलावा कुछ नहीं बताया अभी तक। डोंट वरी, फिर चिंता मत करिए। चलिए चलिए, तो जब सीड की बात करते हैं तो एक आपको भी पता है कि बेसिक यूनिट हमारा सीड है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए सीड वो मटेरियल है जो कहीं ना कहीं प्लांट को ग्रोथ करने में, या फिर कह सकते हो एक बेटर प्लांट आपका, एक एज इट इज़, या फिर उसके जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं उनको आगे लाने में जो हेल्प करता है वो कौन होता है, सीड होता है। या जो हम डिफरेंट आपके वेराइटीज में डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स जो हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज द पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओनली सीड। अब कैसे, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पर दो चीजें होती है कि जब भी हमारा प्लांट या कोई भी चीज है वो रिप्रोडक्शन जब करता है तो दो प्रकार का रिप्रोडक्शन आता है, एक हमारा सेक्सुअल और एक हमारा एसेक्सुअल। तो एनिमल्स में तो मोस्टली हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन प्लांट में आपके दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल भी होता है और आपका एसेक्सुअल भी होता है। इसमें प्रोसेस आपका होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इसमें आपका, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एंड देयर आफ्टर क्या होगा, आपका सीड एंड फ्रूट विल बी फॉर्म। बट इफ यू विल टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे कि अगर हमने कटिंग यूज की यानी कि स्टेम की कटिंग, लीफ की कटिंग, तो उससे क्या होगा, उसको आप ग्रो करवा दोगे तो उसमें रूट में आप उसमें रूट आ जाएगी। और आपको हार्मोन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्मोन से, और हार्मोन में कौन सा हार्मोन यूज, जस्ट हाथ खड़े करोगे, कौन सा हार्मोन यूज करते हैं हम रूट के अंदर कटिंग, स्टेम के अंदर कटिंग लेके आने के लिए? जस्ट रेज योर हैंड, ओनली रेज योर हैंड, बोलोगे नहीं कुछ भी। ऑनलाइन में भी हाथ खड़ा कीजिए और ऑफलाइन में भी सेम, रेज योर हैंड। विच इज द हार्मोन which can be used for cutting in stem and other different parts when we are propagating that particular plant during asexual reproduction? Just raise your hand. Only 1 2 3 4 5 6 7. And what about rest of all? Where was you? आई थिंक सो मैंने पूरा फोकस करके आपको बताया था ये बात। आशुतोष जी, कौन सा हार्मोन है? हाँ ब्रदर, कौन सा? कैपिडेंस, जिबरलिन की बात है? कित था? हाँ सैनी साहब है, कौन सा हार्मोन था? वाह वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ऑक्सीजन, सुपर्ब सुपर्ब देन ऊपर्ब। इथाइलिन, वाओ, व्हाट ए शॉट सर जी। हाँ जी,
अरे भाई नाम तो ले किसी का, इतने हार्मोन थे। ऑक्सीन, हाँ। जियाटीन, वाह मेरे भाई। शमन, हार्मोन नेम। समन, अनम्यूट। हाँ जी, IBA, गुड। देखिए गाइस, आपको अगर मैं बताऊं मैं यहाँ पर, तो देखो आपका ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं हार्मोन है हमारा ऑक्सिन, और मैंने बताया था ऑक्सिन के अंदर आपका IBA और NAA, जिन्होंने ये बताया था बहुत ही बढ़िया है। बाकी इसके अलावा जो जिबरलिन वाले हैं, कहाँ थे रे जिबरलिन, तुम कहाँ गया वो? एक ये रहा कार्टून, एक वो रहा जिबरलिन। क्या करता है जिबरलिन, पता है क्या करता है? अच्छा, और इलोंगेशन, और गुद्दी में दे बता रहा है तो कुछ नहीं, आ जा वापिस। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन की, तो याद रखना ये हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो रूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसके दो टाइप आपके IBA एंड NA। बार बार आपके एग्जाम में IBA जो है उसको पूछा जाता है कि रूटिंग के लिए, ठीक है। तो वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर, तो हमने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब देखो ये आपका एज ए क्लोन प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए, जो प्लांट है वो आपका जब नया आपका एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा, कटिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसमें वो एज इट इज क्लोन भी प्रिपेयर कर सकता है। यानी कि हम सेम करेक्टर अगर चाहते हैं, क्योंकि देखो डेफिनेटली वो अगर उसी ब्रांच उसी सेल से बना होगा। अब देखो अगर आप जो है आपके पेरेंट्स से आप डेफिनेटली प्रोड्यूस हुए हो, है ना, आपके पापा के स्पर्म और डेफिनेटली एग आपके मदर के, दोनों के जब डेफिनेटली फ्यूज हुए थे, फर्टिलाइज हुए थे, देयर आफ्टर वी हैव बीन क्रिएटेड। अगर हमारी फॉर्मेशन उसके बाद हुई है, तो हमारे अंदर करेक्टर भी तो मदर एंड फादर दोनों के होंगे, यस और नो? अरे भाई यस और नो, ये चीज तो है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप डेफिनेटली अगर आपका जैसे मान के चलिए जैसे टिश्यू कल्चर करते हैं हम, है ना, या फिर मान के चलिए बाय चांस जैसे पॉसिबल हो पाता कि हमारे अंदर भी एक पर्टिकुलर आपका पार्ट को ब्रेक डाउन करके और उससे एक नया रिप्रोड्यूस कर सकते थे, तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, उस मदर से अगर लिया गया था तो मदर के कैरेक्टर होते उसमें, और अगर फादर से लिया गया था तो फादर के उसके अंदर कैरेक्टर से होते, यस और नो? तो एज इट इज जो ट्रू टू टाइप करेक्टर अगर हम चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें कौन से रिप्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम हाइब्रिडेशन करना चाहते हैं, हम किसी करेक्टर को पर्टिकुलरली ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें हाइब्रिडाइजेशन यानी कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ भी जाना पड़ेगा। और अब हाइब्रिडेशन क्या होता है कि हाइब्रिड प्रोड्यूस करना, है ना, तो दो डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेराइटीज को लिया जाता है और उनको आपस में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? और हाइब्रिडाइजेशन जब आप मैनुअली करते हो, यानी कि आप जब करते हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपकी जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उनके अंदर एमेस्कुलेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और हम कुछ क्रॉप के अंदर आपका एमेस्कुलेशन यानी कि जो मेज वगैरह होती है उनमें भी हम करते हैं। एमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि मेल पार्ट यानी कि जो पोलन है उनको क्या करना, रिमूव करना, एंथर को रिमूव करना, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ए एमेस्कुलेशन। और एमेस्कुलेशन जो है कब करते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन करना है। क्या करना है? जब हाइब्रिडेशन करना है। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? उसके बाद अगर हम बात करें तो सुनील म्यूट योरसेल्फ जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर अगला क्या है कि जब आपका इमेस्कुलेशन होगा तो उसके बाद हम जो है मैनुअली उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पोलन को शेड कर सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड पोलन है वो हम अप्लाई करके उससे आपका हाइब्रिडेशन करवा के और नया जो प्लांट पॉपुलेशन है वो हम गेन कर सकते हैं, सीड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब सीड जब हमारे सामने आ गया, तो सीड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब भी हम मॉडर्न साइंस में सीड की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो मॉडर्न साइंस बोलता है कि प्लांट का ऐसा कोई भी पार्ट जो कि नया आपका एक प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज द नोन एज सीड। यानी कि हम कटिंग जो स्टेम है उसको भी हम यहां पर बोल सकते हैं, या फिर हमारा यहां पर कौन सा पार्ट है आपका जब देखा जाए तो उसके वन इज सुनील ओला एंड सेकंड इज सुनील। वीडियो ऑन करिए। हु इज सेकंड सुनील? हु इज सेकंड सुनील?
वही सुनील सेकंड वन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आपका क्या है कि आपकी मॉडर्न साइंस में सीड एक ऐसा पार्ट है जो कि जिससे हम नया प्लांट आपका रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सीड कोई भी आपका प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है। लेकिन बोटेनिकल सीड या ट्रू सीड जब भी हम बोलेंगे, मैंने क्या बोला आपका, जब भी वर्ड यूज करेंगे क्या आपका, बोटेनिकल या ट्रू सीड। क्या बोला मैंने यहां पर, बोटेनिकल या ट्रू सीड। तो उस समय हमेशा याद रखना कि बोटेनिकल या ट्रू सीड जो होता है वो हमेशा मैच्योर ओव्यूल ही होता है। क्या होता है आपका, मैच्योर ओव्यूल ही होता है। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का? पक्का? चलूं आगे? जी ब्रदर, कुछ नहीं है, बोटेनिकल बोल दो या ट्रू बोल दो। बोटेनिकल का मतलब क्या है कि उसका जिसे बॉटनी का पूरा प्रोसेस होता है उसके द्वारा जो रिप्रोड्यूस हुआ है, या ट्रू सीड। ट्रू सीड मतलब ट्रू सीड हमारा वही होता है जो सीड आपका मैच्योर ओव्यूल जो है, ओव्यूल मैच्योर होने के बाद सीड को फॉर्म करेगा, वही हमारा क्या है, ट्रू सीड है। समझ में आया? चलिए, तो ये हमारा क्या था यहाँ पर आपका। और सेकंड, कोई भी प्लांट का पार्ट, जैसे कटिंग को ले लिया तो वो भी सीड होगा। ये किस में बोलते हैं, मॉडर्न साइंस में बोलते हैं, क्योंकि आजकल वही बात है ना कि सीड का मतलब क्या है, जिससे एक नया प्लांट आप रिप्रोड्यूस करवा सकते हो। तो प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो सीड है, चाहे वो आपका स्टेम है, या फिर आपका लीफ है, या फिर आपका रूट है, उसकी कटिंग को यूज करके भी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज आल्सो ए सीड, बट दैट इज नॉन ओनली इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो सीड होता है, एक सीड होता है और एक आपका ग्रेन होता है। देखो भाई, सीड या ग्रेन, मुझे लगा इतनी हिम्मत, वो भी यहां। चलिए, क्या कर रहे थे हम कि एक सीड है, एक आपका ग्रेन है। एक सीड तो ग्रेन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो सीड आपका सारा का सारा ग्रेन नहीं बोला जा सकता, या फिर आपके सारे के सारे ग्रेन को आप सीड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, कैसे बताता हूं। देखो डियर, आपका सारा का सारा सीड ग्रेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेन हमारे केवल क्या होते हैं, आपको याद होंगे, एक तो सीरियल्स में और एक आपके पल्सेस में। इन दोनों को ही आप ग्रेन की डेफिनेशन में, फूड ग्रेन की डेफिनेशन में लेके आते हो। यस और नो? याद होगा, ये तो मैंने आपको बताया था यार। अरे यस और नो? तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर सीड जो है वो ऑयल सीड का सीड क्या होगा, सीड नहीं होगा क्या? कैश क्रॉप का सीड क्या सीड नहीं होगा क्या? प्लांटेशन क्रॉप का सीड क्या सीड नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे सीड क्या नहीं है, सीरियल्स नहीं है। लेकिन सीरियल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सीड की, ग्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रेन को हम बोलते हैं जो आपका कंज्यूमेबल है, जो आपका क्या है, कंज्यूमेबल है। लेकिन क्या आपका नॉन वायबल जो होगा वो सीड होगा कहीं ना कहीं? अरे भाई, जो नॉन वायबल है यानी कि जो जिंदा नहीं है, जो आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो आपका सीड होगा? वो डेड सीड होगा। क्या होगा? वो डेड सीड होगा, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, नॉन वायबल सीड होगा। वो कैसा होगा? नॉन वायबल। लेकिन इतना है कि हमारा ये कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ सीड ही था। ये क्या था हमारा? फॉर्म ऑफ सीड ही था, जिसे हम अपने कंज्यूम यानी कि खाने के लिए, अपने एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। डेफिनेटली एक बात बताइए, क्या हमारे जो हम खाने के जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम केमिकल से ट्रीट करवा सकते हैं क्या? इज दैट पॉसिबल? यस और नो? नो, डेफिनेटली उनको हम केमिकल से क्या नहीं करवा सकते, ट्रीट नहीं करवा सकते। तो यानी कि आपका सीड जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, केमिकल्स की कोटिंग होती है। कैसे? फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। यस और नो? लेकिन क्या इन कोटिंग की रिक्वायरमेंट है हमारे सीड, हमारे ग्रेन के ऊपर? नो। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि सीड जो है वो आपका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है केमिकल्स के द्वारा, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। और याद रखना, ये हमारा सीक्वेंस भी होता है। सीक्वेंस मतलब कैसे? जैसे अगर हमारा सीड को हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सीड को क्या करवा रहे हैं हम लोग?
ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब ट्रीटमेंट का मतलब ये तो है नहीं कि उसके इंजेक्शन वगैरह लगवा के लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सीड है उसके ऊपर केमिकल्स की कोटिंग हम करवाते हैं। तो सबसे पहले आपकी फंगीसाइड की कोटिंग हो सकती है, उसके बाद आपकी इंसेक्टिसाइड की कोटिंग हो सकती है, और उसके बाद हमारे राइजोबियम की कोटिंग हो सकती है। अगर हम तीनों केमिकल को यूज कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए सीड के, तो डेफिनेटली हम तीनों केमिकल्स को यूज कर सकते हैं। बट तीनों केमिकल में सबसे पहले आपकी फंगीसाइड, सेकंड आपकी इंसेक्टिसाइड, और थर्ड आपकी राइजोबियम। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, FIR। तो ये वो FIR आपके वाली नहीं है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये आपका क्या है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम का ट्रीटमेंट है ऑन द सीड इन प्रॉपर सीक्वेंस, दैट इज द नोन एज FIR। ओके उसके बाद क्या है कि आपका सीड जो है, डेफिनेटली सीड के अंदर, अब आपको याद होगा मैंने कल या लास्ट क्लास में बताया था कि सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है, एम्ब्रियो, और एक आपका क्या होता है, एंडोस्पर्म। याद है ना आपको ये? तो हमारा एम्ब्रियो जो है वो, अब देखो डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं कि सीड क्या करे, जर्मिनेट करे, तो जर्मिनेट करे तो मेजर पार्ट आप किसको मानोगे, एम्ब्रियो को पार्ट मानोगे या फिर एंडोस्पर्म को मानोगे? अब बोलोगे सर कि एंडोस्पर्म के बिना एम्ब्रियो जर्मिनेट नहीं कर सकता, वो बात मानता हूं, लेकिन इसको लगातार अगर हम न्यूट्रिएंट फीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये काम कर सकता है ना हमारा, क्योंकि इसको तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा मेजर पोर्शन फॉर जर्मिनेशन कौन सा पार्ट होगा, एम्ब्रियो होगा, है ना? तो याद रखना आपके सीड के अंदर ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके ग्रेन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। तो डेफिनेटली ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म पार्ट इंपॉर्टेंट होगा एज ए, किस लिए, ग्रेन के लिए। अब बताओ समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि ग्रेन को किस लिए यूज करते हैं, खाने के लिए, और खाने में हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी, एनर्जी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पर भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी कहां से मिलेगी आपकी, यहां से। तो इसलिए एंडोस्पर्म पार्ट इंपॉर्टेंट है एज ए ग्रेन, और आपका एज ए सीड जो है उसके अंदर कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एम्ब्रियो। डेफिनेटली आपका सीड के लिए एंडोस्पर्म पार्ट भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेजर, जैसे हम बोल देते हैं ना कि आप दोनों में से प्रेफरेंस किसे दोगे, तो डेफिनेटली हमें किसे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, आपकी एम्ब्रियो की ओर, ठीक है, एज ए सीड। चलिए, तो ये बात हुई। उसके बाद मुझे एक बात है, ये सीड का वायबल होना जरूरी है या नहीं है, यानी कि सीड का जिंदा होना जरूरी है, लेकिन ग्रेन का क्या वायबल होना जरूरी है, नो। ये वायबल हो या नॉन वायबल हो, देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि उससे हमें क्या रिक्वायरमेंट है, केवल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म, यस और नो। तो ये हमारा चला गया। उसके बाद क्या इसकी विगरनेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है सीड की, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी विगरनेस इंपॉर्टेंट है नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है किसी का, है? हाँ जी, हाँ हाँ भाई आता हूँ। और कोई क्वेश्चन? ऑल ग्रेन सर, हाँ तो डेफिनेटली सीड ही तो होंगे ना, क्योंकि वायबल भी नॉन वायबल दोनों है तो सीड है। एक नॉन वायबल सीड हो जाएगा, एक वायबल सीड हो जाएगा, जिंदा है तो वायबल है, नहीं जिंदा है तो नॉन वायबल है, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर विगरनेस क्या होता है, वायबल क्या होता है, दोनों में मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद इन बातों को डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना याद रख लेना कि ये आपका जो सीड है वो क्या होना चाहिए, विगरनेस होनी चाहिए सीड में, लेकिन आपके जो है ग्रेन के लिए विगरनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात जिसे समझ में आती है वो लिख लीजिए, नहीं आती तो 2 मिनट आप रुकिए, आपको अभी इस चीज को अवेयर करवा देता हूँ, ठीक है। पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब अगला अगर हम बात करते हैं तो और क्या डिफरेंस हो सकता है, और यहां अगर हम देखें तो सीड जो है वो पर्टिकुलरली हमें एक प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेन को हम लो मॉइस्चर पे भी बिल्कुल क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लो मॉइस्चर पे अगर आपका सीड को स्टोर किया गया तो वो अपनी वायबिलिटी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, लेकिन हमारा ग्रेन जो है उसके लिए हमारी वायबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना? क्योंकि एज ए सीड हमेशा हम बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म के लिए इतने टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इतने टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो एज ए ग्रेन आपको कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको स्टोर करने के लिए। समझ में आया?
हाँ, ये हो सकता है कि मॉइस्चर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 10 to 12% से ऊपर अगर मॉइस्चर होगा तो डेफिनेटली हमारे ग्रेन के क्या होने रहेंगे चांसेस, खराब होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसमें आपका एक फंगस का नाम है, इसका नाम क्या है, एस्परजिलस फ्लेवर्स। ये हमारी फंगस जो क्या करेगी, उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, आपकी एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी। समझ में आया कि नहीं आया जी? चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, सीड और ग्रेन का डिफरेंस हुआ, याद रखोगे हमेशा। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये सीड, हाँ जी, हाँ वो तो वहीं से आ गया ना, विगरनेस वाले से। अगर जेनेटिक प्योरिटी होगी तो विगरनेस होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं वो तो। अभी बताता हूँ, उस चीज के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है। और फिजिकल प्योरिटी में अगर कोई आ जाए, कोई बोले कि सर फिजिकल प्योरिटी, देखो एक बात हो, क्या आपका आटा बनाया जा रहा है, फ्लोर बनाया जा रहा है, क्या आप पसंद करोगे कि उस फ्लोर के अंदर मिट्टी भी हो, वो भी पिस जाए? क्या आप पसंद करोगे कि उसके अंदर आपका जो प्लांट का रेजिड्यू है वो भी मिक्स हो जाए? ऐसा आप चाहोगे? नो। तो डेफिनेटली फिजिकल प्योरिटी, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर फिजिकल प्योरिटी, तो वहां पर याद रखना कि फिजिकल प्योरिटी तो हमारी दोनों के लिए ही क्या है, नेसेसरी है। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि वीट के अंदर जो है, हाँ ये हो सकता है कि दो वेराइटी के अगर सीड मिक्स हो गए तो आपको सीड ग्रेन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दो वेराइटी के अगर सीड मिक्स हो गए तो आपके सीड के लिए क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि आप हमेशा सीड जो है एज ए प्योर फॉर्म में लेना चाहते हो, उसके अंदर किसी दूसरी वैरायटी को भी आप लोग नहीं चाहते हो, ठीक है। डोंट वरी, वो भी हम स्टडी करेंगे कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अगर आपके मिक्स हो जाते हैं तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो उसको, है ना। समझ में आया? पक्का? यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, तो ये हमारा इतना हुआ। अब हमारी बात करते हैं जो इन्होंने बोला। इसको बोलने से पहले मैं आपको सीड के कैरेक्टर, अब देखो डेफिनेटली आपको मान के चलिए किसी के साथ शादी करनी है तो क्या करना है सबसे पहले, उसके कैरेक्टर्स, है ना। अगर कैरेक्टर सही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें कोई और चूज करना पड़ेगा। यस और नो? चलिए, हमने क्या बोला, सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स। सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आएंगे? अब देखो डेफिनेटली एक लड़का है, उसको चूज करते टाइम तो आप सोच लोगे भाई अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, चुप रहने वाला होना चाहिए, है ना। वही लड़कियों में भी आ जाएगा, है ना, अच्छी होनी चाहिए, सुंदर, सुशील, वाकुता वाकिता क्या होता है वो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, जो बात की बात है। लेकिन उसी प्रकार से सीड के अंदर कैरेक्टर्स में आपके क्या क्या होने चाहिए? पहली बात है, सीड आपका क्या है, वायबिलिटी। वेरी गुड। सीड हमारा क्या होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। सीड वायबल बहुत होना इंपॉर्टेंट है, सीड वायबिलिटी। तो सीड वायबल का मतलब क्या होता है? वायबल का मतलब होता है कि सीड जिंदा है या नहीं जिंदा है। नॉन वायबल है इसका मतलब वो जिंदा नहीं है, वायबल है तो इसका मतलब जिंदा है। और डेफिनेटली एज ए सीड हमारे कैरेक्टर के अंदर सबसे पहली बात यही आती है कि सीड क्या होना चाहिए, वायबल होना चाहिए। ओके। दूसरा, सीड के अंदर उसकी फिजिकल प्योरिटी और केमिकल, सॉरी आपकी जेनेटिक प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या बोल सकता हूँ, फिजिकल प्योरिटी, और तीसरा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जेनेटिक प्योरिटी। देखो, फिजिकल प्योरिटी का मतलब होता है कि एक सीड के अंदर दूसरा किसी वेराइटी का सीड, दूसरी क्रॉप का सीड, वीड का सीड, प्लांट रेजिड्यू या आपके सोयल के पार्टिकल्स जो है इसमें क्या नहीं होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्योरिटी। सीड के लिए एक ऑन एन एवरेज अगर कोई पूछ ले कभी भी तो याद रखना 95 to 98% हमारा क्या होता है, फिजिकल प्योरिटी मेंटेन रखना जरूरी होता है। बाकी आपका हर एक क्रॉप का, जैसे कैरेट है
तो कैरेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 95 के करीब चला जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि कुछ क्रॉप में 95 होना चाहिए और कुछ क्रॉप में 98 भी हमारी डिमांड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस क्रॉप का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कैरेट का सीड किसी ने देखा है, यस और नो? ओके, चलिए, कैरेट का सीड देखा है कि नहीं देखा पता नहीं। आप सभी लोगों ने जीरा देखा है? जीरा, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्यूमिन। चलिए ठीक है ना? क्या बोलते हैं? क्यूमिन, है ना? अगर हिंदी में बात करूं तो इसको क्या बोलते हो आप? जीरा। यानी कि आपके घर में जब सब्जी बनती है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है सबसे पहले, है ना, तड़का जब लगाते हैं तो। इसका सीड सभी लोगों ने देखा होगा, इसको तो देखा है ना, जीरा को। सेम ऐसा ही कुछ सीड जो होता है किसका होता है? कैरेट का होता है। थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा जब आइडेंटिफाई करोगे पता लग जाएगा, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट जो है किसके जैसा होता है? इसके जैसा होता है। अब ये थोड़ा सा साफ होता है लेकिन वो थोड़ा सा रफ सा होता है, तो उसमें अगर आपका प्लांट का रेजिड्यू मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए उसके अंदर आपकी फिजिकल प्योरिटी थोड़ी कम रखी जाती है, क्योंकि उसमें आइडेंटिफाई कितना मर्जी कर लोगे तो भी वो नहीं निकाल पाओगे। आप बोलोगे सर उसको सीव कर लेंगे, मतलब आपका छलनी में से ले लेंगे, तो भी रेजिड्यू अगर छोटा होगा तो वो इसके अंदर से ही निकल जाएगा। दूसरी बात, आप सोचोगे कि एयर के साथ, तो डेफिनेटली सीड इतना हल्का होता है कि वो भी साथ एयर के चला जाएगा, तो इसलिए हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सीड्स के लिए क्या होगा? डेफिनेटली याद रखना, फिजिकल प्योरिटी आपका कम होगा। लेकिन जिनको आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिनको प्रॉपर्ली सीव कर सकते हो, उनके लिए आपका वहां पर क्या होगा? फिजिकल प्योरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, इसी के साथ दूसरी बात हमारी आती है जेनेटिक प्योरिटी की। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब है कि जिस पेरेंट से वो आया है उस पेरेंट्स के उसके अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है या नहीं है, वो हमारी क्या डिपेंड करती है? जेनेटिक प्योरिटी डिपेंड करती है। मैंने क्या बोला? आपका जिस पेरेंट से वो आया है उस पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके अंदर है या नहीं है, वो हमारा पता लगाना किसके ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा? जेनेटिक प्योरिटी। यानी कि जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मान के चलिए आप लोगों ने क्या किया, एक ऐसे पेरेंट को चूज किया जिनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है। मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल राइस के अंदर आपका एक डिजीज आता है, डिजीज का नाम है बैकने डिजीज। ठीक है, आप सब लोगों को पढ़ाया था अभी थोड़े दिन पहले ही हार्मोन के अंदर, तो इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे बोलने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि बैकने डिजीज है और कोई वेराइटी में यहां पर ए वेराइटी है, वेराइटी का नाम क्या है? ए। अब ये वेराइटी में यहां पर जानता हूं कि इसके अंदर क्या है? कैरेक्टर अवेलेबल है, और ये बैकने डिजीज के लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं क्या चाहता हूं कि बी वेराइटी है, इसके अंदर इसका कैरेक्टर क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाना पड़ेगा, और वेराइटी सी को मैंने क्या देखा? क्रॉस की फॉर्म में आ चुकी है। अब जब मैं इसको ग्रो करवाऊंगा तभी तो पता चलेगा ना कि इसके अंदर इसके पेरेंट्स के कैरेक्टर है या नहीं है। यस और नो? अरे भाई यस और नो? अब इसके अंदर क्या होना चाहिए था? डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए था। कौन सा? बैकने डिजीज, है ना? तो बैकने डिजीज कब पता चलता है? जब अप्रोक्सीमेटली आप हार्वेस्टिंग के करीब पहुंच जाते हो। यस और नो? भाई बैकने डिजीज का वैसे तो पहले भी पता लग जाता है जब प्लांट अर्ली मैच्योरिंग करता है। यस और नो? आप तब भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन वो किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन प्लांट का टोटल तब पता लग जाएगा जब वो एक्चुअल में क्या कर जाएगा? मैच्योरिटी कर जाएगा, उसके अंदर सीड आ जाएगा। वैसे तो आप उसकी वेजिटेटिव स्टेज में पता लगा सकते हो कि आपका बैकने डिजीज अटैक किया है या नहीं अटैक किया। तो डेफिनेटली उस समय तक भी वेट करना। और दूसरी बात, अगर बाय चांस मान के चलिए मैं चाहता हूं कि ए वेराइटी के अंदर आपका यील्ड बहुत ज्यादा है, यील्ड क्या है? बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि बी के अंदर क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। तो मुझे आपका सी के अंदर मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर आपका यील्ड ज्यादा है या नहीं है। तो उस चीज को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी हार्वेस्टिंग तक का वेट करना पड़ेगा। जब हार्वेस्टिंग के बाद उसकी यील्ड आएगी तभी पता चलेगा कि उसकी यील्ड ज्यादा है या कम है। यस और नो? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट का नाम बोलते हैं यहां पर ग्रो आउट टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या बोलते हैं? ग्रो आउट टेस्ट। और ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए होता है? जेनेटिक प्योरिटी को मेजर करने के लिए होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो यहां पर याद रखना कि जेनेटिक प्योरिटी आपकी जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक प्रॉपर इसको चेक किया जाता है, और वो हमारा जो है किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है? ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा। लेकिन उसी प्रकार से आपका सीड वायबिलिटी जो है वो किससे आप मेजर कर सकते हो? टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट में आपका सीड जो है वो टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा क्या करवाया जाता है? ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसमें केमिकल का नाम क्या है? टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसीलिए इस टेस्ट को नाम भी हमने क्या दिया है? टेट्राजोलियम
टेस्ट। मैंने क्या बोला, आपका सीड जो होगा उसको क्या करवा दिया जाएगा, उसको जो है एक सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, टेट्राजोलियम क्लोराइड। और जैसे ही उस सॉल्यूशन में डिप करोगे, आप उस सीड को जब काटोगे तो अंदर से देखोगे कि जो उसका एम्ब्रियो पार्ट है वो क्या हो चुका है, पिंकिश रेडिश पिंक हो चुका है। क्या हो चुका है, रेडिश पिंक। लेकिन रेडिश पिंक भी होना ये आइडेंटिफाई नहीं करता है कि वो सीड आपका प्योर है या सीड आपका क्लीन है या सीड आपका प्रॉपर बैटर है। तो इस चीज को अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो आपके पास एक 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको सीड को टेस्ट करने का। समझ में आया? क्योंकि इसीलिए टेट्राजोलियम क्लोराइड जो टेस्ट है वो आपका फेल हो रहा है। ऐसा इसका फेल होने के चांसेस ऐसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि लगातार कंटिन्यू अनएक्सपीरियंस पर्सन क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप लोग देखना चाहते हो कि सीड वायबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि सीड वायबिलिटी के लिए जो टेस्ट आपका है उसका नाम क्या है, टेट्राजोलियम क्लोराइड। और उसमें क्या करना पड़ता है, आपके सीड को सॉल्यूशन में डिप करना पड़ता है और बाद में सीड को काटकर देखा जाता है कि वो किस कलर का हो चुका है। लेकिन उसका पिंकिश कलर भी होना ये बहुत बार आइडेंटिफाई नहीं करता है कि वो सीड जिंदा है या नहीं जिंदा है। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है जब उस टेस्ट को चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्या कैरेक्टर बहुत है इतने जिनको चेक करना है? नो। अभी सीड के अंदर जो है एक कैरेक्टर का नाम और है और उसको हम बोलते हैं सीड विगरनेस। क्या बोलते हैं? सीड विगरनेस। देखो, सीड विगरनेस का मतलब क्या होता है ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक चीज बताइए, आपका सीड जो है बाई चांस मान के चलिए फील्ड के अंदर आपने ग्रो करवाया, ग्रो बहुत अच्छे से कर गया, प्लांट ने वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी की, लेकिन बाद में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो क्या आपके लिए सीड को ग्रो करवाना बेटर है? नो। अगर आपने उसको ग्रेन पर्पस के लिए, सीड पर्पस के लिए उस सीड को आपने ग्रो करवाया है तो डेफिनेटली हमारे सीड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, आपका सीड जो है वो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव यील्ड भी दे। यस और नो? वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी करे, उसके अंदर फ्लावर भी आना चाहिए, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए, उसके अंदर पोलिनेशन भी होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, आपका सीड के अंदर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूं कि सीड के अंदर क्या होना चाहिए, आपका विगरनेस होना चाहिए। और एक चीज देखिए, सीड के अंदर विगरनेस का मतलब क्या है कि सीड की ओवरऑल हेल्थ। सीड की विगरनेस का मतलब क्या होता है, सीड का ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि सीड जर्मिनेट भी प्रॉपर करना चाहिए, सीड के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, सीड के अंदर एडवर्स कंडीशन में आपका खड़े रहने की क्षमता भी होनी चाहिए, सीड के अंदर आपका जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस है वो भी होना चाहिए, सीड के अंदर आपका प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंटेंट भी होना चाहिए, सीड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर यील्ड भी दे। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को चेक किया जाता है, दैट इज द सीड विगरनेस। और सीड विगरनेस को भी चेक करने का जो आपका मेजर है वो क्या है, ग्रो आउट टेस्ट। तो कई बार ये सीड विगरनेस के नाम से आता है टेस्ट, और कई बार जो है आपका सीड की जेनेटिक प्योरिटी के नाम से आता है। लेकिन मेजर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीड विगरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीड विगरनेस को किसके द्वारा मेजर करते हो, दैट इज द ग्रो आउट टेस्ट। और इसीलिए ये दो चीजों को मेजर करता है, इसीलिए कई बार दिक्कत होती है। और हम लोग जब होते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और उस समय कई बार आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, क्रॉप के अंदर पढ़ा, सॉरी बुक में पढ़ा होगा कि आपका सीड वायबिलिटी को मेजर करने के लिए आप जो है किसको यूज करते हो, ग्रो आउट टेस्ट को यूज करते हो। कई बार लिखा होता है कि आपका जो है विगरनेस को मेजर करने के लिए आप लोग क्या करते हो, ग्रो आउट टेस्ट करते हो। तो दोनों में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ये जेनेटिक प्योरिटी के लिए है या फिर आपका विगरनेस के लिए, तो ये दोनों के लिए। अब बोलोगे सर दोनों एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आएगा तो डेफिनेटली बोथ ए एंड बी के द्वारा आएगा, अदरवाइज ऐसे कभी भी नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? चलिए, ये हमारा क्या हुआ, सीड का विगरनेस। उसके बाद बताइए, क्या इतना कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत है? नो। सीड के अंदर जब सीड को प्रोडक्शन किया जाता है तो आइसोलेशन डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अब आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है? सीड के अंदर जब सीड को प्रोडक्शन किया जाता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, पोलिनेशन को मेंटेन रखने के लिए, प्लांट आपका क्या होता है, या तो सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है, या आपका ओपन क्रॉस है, या फिर आपका क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है। मैं दोबारा बात पे आता हूं कि प्लांट हमारा पोलिनेशन के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, 3 क्लासेस में। पहला आपका है सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट, और आपको याद होगा जब मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था तो मैंने इसको बताया था कि सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट में आपका पोलिनेशन कितना हो सकता है और क्रॉस में कितना हो सकता है, और ओपन क्रॉस में कितने % के चांसेस हैं किसके, पोलिनेशन के। कौन सी पोलिनेशन के? क्रॉस पोलिनेशन के। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर याद रखना कि जब हम बात करते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन में
क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस होते हैं, यस और नो? कितने परसेंट चांस होते हैं? लेस देन 5% चांस होते हैं, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन में आपका ओपन क्रॉस में कितना रहता है? 5 to 25% रहता है, और मोर देन 25% जो चांस रहेंगे वो आपके क्रॉस पोलिनेशन में रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब देखो यहां पर हाँ जी बोलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का? कितना? अरे 25 से 30 वो वैल्यू यहां पर ये लो यार, ठीक है, ये वेरी करती रहती है, नॉट ए बिग डील। ये आपको या 25 देंगे या 30 देंगे, दोनों कभी नहीं देंगे, क्योंकि दोनों में से वेरिएशन है आपकी, और एक एग्जैक्ट तो कभी हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये पोलिनेशन है, एक नहीं है। चलिए अब जब इसको मेजर किया जाता है तो इसी के बिहाफ पर इनकी पोलिनेशन डिस्टेंस भी मेजर कर दी जाती है, ठीक है। अब आपकी जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है उनके अंदर जो पोलिनेशन डिस्टेंस होती है दैट इज द, अब देखो यहां पर आपकी जब हम बात करते हैं सीड की क्लासेस की बात करते हैं, सीड के अंदर क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? एक न्यूक्लियस सीड होता है, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? एक आपका ब्रीडर सीड होता है, एक आपका, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए भाई देखो एक तो याद रखना कि इस क्लासिफिकेशन से बार बार आपके क्वेश्चन आते हैं, हर बार कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है। पहली बात तो याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस ये कितनी है? 4। अकॉर्डिंग टू इंडिया ये 4 ही है, और जनरली अगर पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करोगे? 4 ही करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कितनी क्लासेस है, तब आपका आंसर यहां पर क्या जाएगा? 5। अगर आपसे पूछे जनरली कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, तो डेफिनेटली आप कहां पर बैठे हो? इंडिया में। तो वो किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है? इंडिया के। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है यहां पर? 4। अगर वो आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपका यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है अकॉर्डिंग टू प्योरिटी, देन देयर आर द 5 क्लासेस। बोलोगे सर वो कौन सी है 5th आपकी? तो यहां पर एक क्लास होती है दैट इज द रजिस्टर्ड सीड। अब देखो इसके अंदर देखो कई बार बोलते हैं कि प्रोजनी, देखो याद रखना ऊपर वाला पेरेंट होता है और नीचे वाला हमेशा क्या होता है? प्रोजनी होता है। ऊपर वाला पेरेंट्स होता है और नीचे वाला क्या होता है आपका? प्रोजनी होता है। ये बात तो पता लग गई। अब इसके लिए याद रखना ये प्रोजनी है तो ये क्या है? पेरेंट है। ये प्रोजनी है तो ये क्या है? पेरेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि आपका यहां पर ब्रीडर सीड का प्रोजनी क्या है? फाउंडेशन। प्रोजनी नीचे वाला है गधो। ब्रीडर आपका पेरेंट होगा, ये प्रोजनी होगा। प्रोजनी हमेशा क्या है? नीचे वाला है। देखिए मैं बताता हूं, आप क्या हो? बच्चे, प्रोजनी, और आपके पेरेंट क्या है? पेरेंट्स। समझ में आया? आप अपने पेरेंट्स के क्या हो? प्रोजनी हो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? तो अब अगर मैं पूछूं यहां पर सर्टिफाइड सीड जो है वो किसका प्रोजनी है? फाउंडेशन का। वेरी गुड, है ना? तो ये हमेशा याद रखना कि इसके अंदर क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो कई बार ये गलती, छोटी सी गलती है, कोई बड़ी गलती नहीं है ये हमारी, लेकिन हम कई बार क्या कर देते हैं आइडेंटिफिकेशन में, जल्दबाजी में, क्योंकि इतना आसान है ना ये। अब जैसे ही आपने देखा अब सभी इसको आसान मान रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर एग्जाम में जाओगे आपका यही छोटी सी गलती है और उस समय आप छोटी सी गलती के द्वारा क्या कर दोगे? आंसर को गलत कर दोगे। समझ में आया? तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी इजी चीज है उसका उतनी ही बार रिपीटेशन होना चाहिए। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम देने जा रहे हो? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जो लोग देने जा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम तो फिलअप करने ही होते हैं, और जितने भी एग्जाम आपने फिलअप किए होते हैं, आप एक चीज याद रखिए कि एग्जाम का एक्सपीरियंस ही आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आपका जो है कितना लेवल है उस प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि कई बार ये नहीं कह सकते हो कि पर्टिकुलरली कोई एक से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वो दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ ये है कि उसके अंदर सिलेबस ही अगर अलग हुआ तो डेफिनेटली वो दूसरे में नहीं आ सकता है। बाकी अगर जो सिलेबस आपका है, चाहे
वो आपका एग्रोनॉमी है। तो एग्रोनॉमी एडीओ में भी है, एग्रोनॉमी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी है, एडीओ आपका अगर आप चले जाओगे नाबार्ड में तो वहां पर भी है, आपके आईबीपीएस एफओ में भी है। वही एग्रोनॉमी है, वो कहीं आपका इफको में, क्रिप्को में, एनएससी में, कहीं भी चले जाना वो एग्रोनॉमी वही रहेगी। बस डेफिनेटली ये है कि एडीओ में आप आ जाओगे तो थोड़ा सा वीड को क्लासिफाई करके स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हर्बिसाइड एप्लीकेशन वगैरह आपको देखना पड़ता है, और कुछ वेराइटीज आपको जो है अकॉर्डिंग टू स्टेट याद करनी पड़ती है। इसके अलावा एक भी चीज ऐसी नहीं होती जो आप एएफओ में नहीं करते हो और इसमें आपको करनी पड़ती हो। समझ में आया? इसलिए हमेशा याद रखा करो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कोई भी एग्जाम कितना डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए कुछ चीजें आपकी जो है क्लेरिफाई कर लिया करो और उसी के माध्यम से आपका एग्जाम है। इसीलिए तो बोलता हूं कि प्रिपरेशन क्या होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एक ही बार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए भाई, तो ये हमारा क्या हुआ, आपका सीड का क्लासिफिकेशन और सीड का सिस्टम, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहां पर न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, इसके अंदर प्योरिटी भी होती है। तो न्यूक्लियस सीड में याद रखना कितनी प्योरिटी होती है, 100% प्योरिटी होती है। क्या होती है? 100%। क्वेश्चन रेज होता है यहां से, बहुत बार आता है कि वो कौन सा सीड है जो कि आपका जर्म प्लाज्म को या फिर स्पीसीज को एक्सटेंशन होते टाइम उसको यूज किया जाएगा। तो उस सीड का नाम क्या है? न्यूक्लियस सीड है। यानी कि जो सीड स्टोरेज की फॉर्म में लॉन्ग टर्म स्टोरेज में रखा जाता है वो कौन सा सीड है? जो जीन बैंक में सीड अवेलेबल है वो कौन सा सीड है? न्यूक्लियस सीड है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एक ऐसा सीड जो कि ब्रीडर यूज करता है वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए, एक ऐसा सीड जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यूज करती हैं उसको इंप्रूव करने के लिए नई वैरायटीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीडर सीड, ठीक है। अगर वहां पर ब्रीडर का नाम नहीं दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रीडर सीड नहीं होगा, वहां पर साइंटिस्ट नाम दिया जा सकता है, वहां पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नाम दिया जा सकता है। तो उस सीड को अगर यूज किया जा रहा है किसको? वेराइटीज को इंप्रूव करने के लिए, सो दैट सीड इज द ब्रीडर सीड। और नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन सीड। ऑलवेज रिमेंबर दैट द सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सीड को लेकर। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इस सीड को रिप्रोड्यूस करने का काम करती है, इस सीड के प्रोडक्शन के लिए वर्क करती है। और हमेशा याद रखना कि ये ऑर्गेनाइजेशन ही है जो मेनली आपके फाउंडेशन सीड को क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है। इसके साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी इसको क्या कर सकती हैं? प्रोडक्शन कर सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना हमारा फाउंडेशन सीड जो है उसके अंदर, अब देखो यहां पर भी क्या होगी, 100% आपकी प्योरिटी होगी। लेकिन उसके बाद जो आपका यहां पर फाउंडेशन सीड है उसके अंदर आपका जेनेटिक प्योरिटी कितना होता है? 99.5। और उसके बाद जो सर्टिफाइड सीड जो आपके फार्मर यूज करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि फार्मर जिन सीड को यूज करते हैं वो कौन सी क्लासेस से बिलोंग करता है? दैट इज द सर्टिफाइड सीड। अब क्वेश्चन रेज होगा बहुत सारे बच्चों का कि सर तो ट्रूथफुल लेबल सीड क्या होता है? मैं इस बात पे भी आता हूं, लेकिन पहले एक बार इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 99% हमारा यहां पर जेनेटिक प्योरिटी हो गया है। चलिए ये हमारा क्या हुआ? जेनेटिक प्योरिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। अब अगला हमारा जो आता है इसके ऊपर लेबल लगा होता है, एक टैग लगा होता है, ठीक है। उस टैग, जैसे मान के चलिए आप लोग कपड़े परचेज करके लेके आते हो, यस और नो, उस कपड़े के ऊपर एक टैग लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका साइज क्या है? एम है। इस कपड़े के टैग के ऊपर लिखा होता है कि ये कपड़ा जो है किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, ये कपड़ा आपका जो है कॉटन से बना हुआ है, ये कपड़ा आपका लिनन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? ये चीज वहां पर क्या होती है? मेंशन होती है। उसी प्रकार से इस टैग के ऊपर भी मेंशन होता है कि इसका आपका जो है सीड के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो उस जो टैग की बात करेंगे तो टैग हमारा कभी भी हम नहीं देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सा कलर होगा, है ना, जो हमारा होता है, क्योंकि जींस वगैरह लेके आते हैं उसमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब आप परचेज करोगे सीड को तो डेफिनेटली उस सीड के ऊपर क्या रहेगा? एक कलर रहेगा जो कि उसको मेंशन करता है कि ये ब्रीडर सीड है, ये न्यूक्लियस सीड है, ये आपका यहाँ पर है सर्टिफाइड सीड है। तो याद रखना यहाँ पर न्यूक्लियस सीड के ऊपर कोई भी लेबलिंग नहीं होती है, लेकिन ब्रीडर सीड के ऊपर लेबलिंग होती है। उसका जो कलर होता है वो आपका गोल्डन येलो होता है, गोल्डन येलो होता है, ठीक है यहां पर। या फिर इसको बोलते हैं बफ कलर। क्या लिखा होता है इसके ऊपर? बफ कलर। कि दोनों में से एक कोई भी आ जाए तो हमेशा याद रखना कि कौन सा कलर होगा। और अगर गोल्डन येलो ना लिखकर वहां पर येलो दे दे तो भी कौन सा होगा? यही कलर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फाउंडेशन
फाउंडेशन के लिए क्या होगा? व्हाइट, वेरी गुड। और इसके लिए अजार ब्लू, हमेशा याद रखना। कई बार ब्लू दिया जाता है लेकिन मैक्सिमम अगर ब्लू और अजार ब्लू दोनों ऑप्शन में है तो वहां पर आंसर आपका क्या रहेगा? अजार ब्लू। ठीक है, ये एग्जैक्ट कलर होता है। चलिए अब क्या रहेगा? डेफिनेटली ये लेबल है तो लेबल का क्या रहेगा? साइज भी रहेगा, कि लेबल कितने साइज का होना चाहिए ये भी मेंशन होगा वहां पर। तो याद रखना डेफिनेटली ये लेबल ही नहीं है तो लेबल आपका साइज कहां से होगा? तो अगला हमारा इसका साइज जो होगा वो क्या होगा? 12 इंटू 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा जो रहता है वो 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। और सेम आपका इस प्रकार से भी 15 इंटू 7.5 भी किसका रहता है? सर्टिफाइड का रहेगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है? पक्का बोलो फिर, है तो। सर्टिफाइड सीड का प्रोजनी? आपका प्रोजनी कौन है अभी? बस फिर वही इसकी हालत है। किसका? अर्गट? आने के बाद अर्गट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कौन सा? अच्छा, एफ्लाटॉक्सिन आने के बाद सीड ट्रीटमेंट ही किया जाता है उसका 99%। अगर थोड़ा सीड है तो उसको वॉश कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके अगर घर के अंदर ये चीज हो रही है तो डेफिनेटली उसको क्या किया जा सकता है? वॉश किया जा सकता है, धूप में सुखाया जा सकता है, या फिर उसको उसी टाइम जब थोड़ा बहुत कंडीशन में आने लगे उस समय उसको आप धूप में लेके जा सकते हो, उसको टेम्परेचर हाई कर सकते हो ताकि आपका मॉइस्चर वहां से क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। इसके अलावा इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बोले कि फंगीसाइड आप डाल दोगे, अगर आपका ग्रेन है वो भी कंज्यूम करने वाला है तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए अब यहां पर हम जो डिस्कशन कर रहे थे उस बात पे वापस जाते हैं, क्योंकि ये हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट नहीं था। डिस्कशन का पॉइंट था ये। ठीक है, तो अब बोलोगे सर यहां से वहां क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम बात कर रहे थे आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या? अबे रुक तो जाओ यार, एक तो तुम मतलब जल्दियां बहुत करते हो। वापिस सुनो मेरी बात को। ये बात समझ में आई? पहले इतनी बताओ। तो यहां पर आपका क्या रहा? पोलिनेशन। तो देखो सेल्फ पोलिनेशन, अबे सुन ले पहले। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और ओपन क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग क्रॉप के लिए डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और डिस्टेंस दो प्रकार के सीड को प्रोडक्शन करने के लिए होता है, और वो सीड कौन कौन से होते हैं हमारे? फाउंडेशन और सर्टिफाइड। ठीक है, अब प्योरिटी किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है? फाउंडेशन में ज्यादा है। अब एक बात बताओ, एक आपके पास एक कोई बहुत चीज प्योर में रखी हुई है, गोल्ड रखा हुआ है, 100 साल पुराना गोल्ड रखा हुआ है। ठीक है, एक आपके पास 50 साल पुराना गोल्ड है। आप किसको बेचने की जल्दी कोशिश करोगे? 50 साल वाले को। क्यों? 100 वाला ज्यादा प्योर होगा, क्योंकि उस समय जो प्योरिटी थी वो क्या थी? ज्यादा थी। अगर मैं बोलूं कि आप जो है आपके पास दो गोल्ड है, एक रखा हुआ है 100 साल पुराना, एक 50 साल पुराना, आप दोनों में से केयर किसकी ज्यादा करोगे? डेफिनेटली जो बहुत पुराना होगा, क्योंकि उसकी केयर इसलिए रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। समझ में आया? इसीलिए आप दोनों में से डिस्टेंस मेंटेन कहां ज्यादा रखोगे? जहां प्योरिटी ज्यादा है वहां पर आप क्या करोगे? डिस्टेंस से ज्यादा मेंटेन करोगे। इसीलिए तो सर्टिफाइड सीड के लिए डिस्टेंस आपकी कम होती है और फाउंडेशन सीड के लिए ज्यादा होती है। लेकिन जो आपके सेल्फ पोलिनेटेड है इनके लिए 3 मीटर ही डिस्टेंस रहती है। 3 मीटर फाउंडेशन में और 3 मीटर ही सर्टिफाइड में। लेकिन अगर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का आप लोग क्या करना चाहते हो? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो उस समय हमें 100 मीटर डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा दोनों ही। समझ में आया? 100 200 होता है। 100 होगा आपका सर्टिफाइड के लिए और 200 होगा आपका फाउंडेशन के लिए। खासकर हाइब्रिड राइस को प्रोडक्शन करते टाइम आप लोग यूज करते हो। कौन सा? हाइब्रिड राइस। चला, हाइब्रिड राइस का जब नाम ही आ गया तो हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन किसने किया था सबसे पहले? किसने कॉन्सेप्ट दिया था? वाइयल्पिंग इंगोपोट्राइकस
जीएस खुश, इंगोपोट्रिकस, फिर सुपर राइस किसने दिया था? तो जीएस खुश। अच्छा, और गोल्डन राइस किसने दिया था? हाँ जी, ये दिया था इंगोपोट्रिकस ने, ठीक है। और जो आपका हाइब्रिड राइस है वो किसने दिया था? ठीक है। और जो हमारा सुपर राइस है, दैट वाज कॉन्सेप्ट गिवन बाय, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, चिंता मत करना, ठीक है। ठीक है। क्या? हाँ, समझ में नहीं आया, क्या बोला? अच्छा, अरे मेरे भाई, इंडिया में तो देखो अभी तक हाइब्रिड राइस की अगर हम बात करें तो इतना पॉपुलर भी नहीं है, तो क्वेश्चन यहां से नहीं आ सकता। जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर हमेशा ध्यान रखा करो। जैसे कुछ अभी अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, जो चीज पॉपुलर कौन कौन सी हो रही है, और हम अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में गोल्डन राइस हमारे इंडिया में क्यों नहीं है? क्या बता सकते हो आप लोग? गोल्डन राइस अभी तक भी इंडिया में नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है? आर यू श्योर? आर यू श्योर? आप क्या हो, फार्मर हो ना? हम फार्मर हैं सभी लोग, अप्रोक्सीमेटली 80% बैठे होंगे यहाँ पर। सभी को नॉलेज है ना भाई? क्यों नहीं ग्रो करवाया? क्या नहीं है? क्यों? हाइब्रिड राइस के लिए, गोल्डन राइस के लिए नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है? नो, सेम चीज की रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही ग्रो करवा सकते, बट एक रीजन है। ये भाई जीएम क्रॉप आपकी है, आपका। और जीएम क्रॉप इंडिया में कौन सी अलाउड है? देन हाउ कुड यू से दैट दिस इज ग्रोन इन? नॉलेज नहीं है? नॉलेज है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ग्रो नहीं हो रही है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गोल्डन राइस इज आल्सो ऑन द ट्रायल बेसिस इन इंडिया, बट ये क्या नहीं है, कमर्शियल बेसिस पर अलाउड नहीं है इंडिया में। अलाउड ही नहीं है तो कैसे ग्रो करोगे आप लोग? वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा समझ में आया। अब आपकी देखो, जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होगी उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। जैसे आपका क्या कहते हैं, लेडी फिंगर है, उसके लिए कितनी होती है भाई आइसोलेशन डिस्टेंस? 200-400 होता है ना। 200 किसके लिए होता है? सर्टिफाइड के लिए। और 400 किसके लिए होता है? चिल्ली के लिए कितना होगा? सेम इतना ही होगा। हाँ, उधर देख लो, है ही नहीं चिल्ली, देख लो। हम्म? ना लेडी फिंगर है, देख लो, क्या करोगे तुम? हम्म? तो याद रखना। अच्छा, जो आपकी ओफन क्रॉस क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है उनका क्या होता है? उनके लिए अलग अलग होता है ना, 50-30, 50-25, ठीक है, वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो उस चीज को भी आप लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। वो आपके टेबल दिया गया है, डोंट वरी, पीपीटी के अंदर। उनको आप क्या करोगे, आपका रिमेंबर करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग बोलोगे सर कौन कौन सी क्रॉप आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो एक काम करेंगे, अगली क्लास में मैं ना पीपीटीज को साइन आपको निशान लगवा दूंगा कि कौन कौन सी याद कर सकते हो। देखो, एक तो आपकी जितनी भी नोट्स के अंदर क्रॉप लिखी गई है उनको तो एक को भी नहीं छोड़ोगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? जितनी भी आपके नोट्स के अंदर क्रॉप लिखी गई हैं, आपको बताई गई हैं, उनका किसी का भी ना तो आप सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो छोड़ोगे, ना आपका वहां पर क्रॉस पोलिनेटेड और सेल्फ पोलिनेटेड के लिए जो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस है वो छोड़ोगे, ना आपका वहां पर उनकी टर्मिनोलॉजी छोड़ोगे, ना उनका सीड रेट आप छोड़ोगे, ना उनका डिजीज छोड़ोगे, ना उनका इंसेक्ट छोड़ोगे, ना उनके अंदर आपकी जितना भी लिखा हुआ है ना, वो वहां पर केवल राइस का आपका आई थिंक सो डिजीज नहीं लिखा या इंसेक्ट नहीं लिखा, दोनों में से एक चीज नहीं लिखी हुई है वहां पर। बाकी हर चीज वहां पर मेंशन है, आपकी हर एक क्रॉप की एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन है वहां पर, ठीक है। डिजीज को भी मेंशन साथ में कर दिया और इंसेक्ट को भी साथ में मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो जो वहां पर लिखे हुए हैं उनके कैरेक्टर तक भी लिखे हुए हैं, उनको हर हालत में आपको याद करना है। उनके वीड के भी आपके मेंशन कर दिए हैं और उनके हर्बिसाइड भी मेंशनड हैं। समझ में आया? तो हम करेंगे तो हम कर लेंगे उनको, लेकिन अभी हमारे वापिस चलते हैं किसके ऊपर? सीड के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया?
इतना आ गया क्या अभी तक? तो आपको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा किसके लिए? सीडी के अंदर। तो अभी किसकी बात कर रही थी? करेक्टर की। तो करेक्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यस और नो? ठीक है। और एक चीज और ध्यान करना कि आपका छुट्टी है 2 दिन का, समझ में आया? क्योंकि कल मार्कफेड का एग्जाम है, परसों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम है, तो 2 दिन एग्जाम आपका है, तो डेफिनेटली छुट्टी करनी वैसे भी पड़ेगी। और वैसे भी छुट्टी है क्योंकि मैं भी नहीं हूं यहाँ पर, दोनों ही केसेस में आपकी छुट्टी है। ठीक है। तो लेकिन छुट्टी है तो वो परसों अगर हम आप आओगे 1 तारीख को, तो उस समय आपके पास चीजें क्या क्या क्लियर्ड होनी चाहिए, क्योंकि सीड के बाद अगर हम बात करें तो सीड आपका हम कर लेंगे। एनएससी के बारे में एक पढ़ के आओगे आप, एक स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ के आओगे, और डेफिनेटली हरियाणा एडीओ का बैच है तो हरियाणा के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसके बारे में? स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के बारे में कि क्या चल रहा है वहां पर। ठीक है। एक थोड़ा सा एचयू के बारे में आप क्या करके आओगे? स्टडी करके आओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? और कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में भी आप लोग क्या करके आओगे? स्टडी करके आओगे। दैट इज रिलीज्ड बाय HAU। और जो PAU वाले हैं वो PAU की कर लेना भाई। ठीक है। दोनों क्या है, आपको स्टडी होना चाहिए और रिमाइंड होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। कर लोगे इतना सा काम? हाँ भाई। अरे मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। क्वेश्चन आया कि सर वेराइटीज कहाँ मिलेगी? आप ना HU की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर वेराइटीज मेंशन्ड है, डोंट वरी। ठीक है। जितनी वेराइटीज मेंशन्ड है उनकी उतनी ही करनी है, और केवल क्रॉप की करनी है, सारा मत कर लेना, क्योंकि वहां पर आपके गुआवा की भी वेराइटीज भी होंगी, क्योंकि HU से गुआवा की काफी वेराइटीज निकलती हैं। तो कुछ वेराइटी अगर करना चाहो तो कर भी लेना, नॉट ए बिग डील, है ना? तो आप उनको, जैसे हिसार ललित वगैरह कुछ वेराइटीज हैं, आपने सुनी होगी, कभी सुनी है क्या? है ना? तो उनको आप कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो मेनली आपको क्रॉप की वेराइटीज ही मेंशन करनी है, उनको ही याद करना है। कर लोगे? पक्का? चलिए। तो उसके बाद आपका क्या रहेगा कि उन वेराइटीज के रिलेटेड, ताकि क्या होगा, एक वेराइटीज आप लोग याद करके आओगे, उसके बाद हम दोबारा करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, आपके लिए दोबारा डिफिकल्ट नहीं होगा। समझ में आया? यस और नो? तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। अच्छा, और क्या हो सकता है भाई? इतना तो आप लोग करके आओगे, उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद फिर आपका 1-2 दिन का क्लासेस है ना, 1 और 2 को। ठीक है। 3 4 5 5 6 7 5 दिन की छुट्टी है ना दिवाली की आपकी, है? तो 5 दिन की छुट्टी के ऊपर आप लोग क्या करोगे, वो भी आपका होमवर्क हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। है? सारी क्रॉप पढ़ लोगे? सभी लोग बोलो यार, मेरे अकेले के कहने से कोई फायदा नहीं है। ओके। सीरियल्स और पल्सेस दोनों दे दूं तो क्या दिक्कत है कोई? सभी लोग भाई? अरे 1 मिनट, आप लोगों का हो गया, अगर कोई और? सभी लोग बोलो भाई। अरे भाई, कंप्लीट दिवालीज हैं, मैं मानता हूं, और इतनी भी दिवाली में मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो, वो भी मुझे पता है। तो डेफिनेटली, अरे वो तो ठीक है, बाकी तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप पटाखे मत जलाना, तो मेरे को मुस्लिम तो नहीं कहोगे आप? पाकिस्तानी तो नहीं कहोगे? मैंने सुना है यार, अभी ये चीज ट्रेंड भी चल रहा है आपका। आई थिंक सो, हमें पता होना चाहिए, वी आर ऑन यंग जनरेशन एंड डेफिनेटली वी आर हेयर स्टडिंग एग्रीकल्चर, और हमें ये भी पता है कि एनवायरनमेंट क्या हो रहा है हमारा, पोल्यूट हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो लोग मीट खाते हैं, वो लोग मीट काटते हैं, तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं। इक्वली उनके ऊपर भी बैन होना चाहिए, तो हमारे ऊपर भी बैन होना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल तो कर सकते हैं। या धर्म के ऊपर आएगी तभी कंट्रोल करना बंद हो जाएंगे हम? फिर जला लो पटाखे, सारे खत्म तुम ही कर दो, और आग लगा दो इस देश को। हाँ, दिवाली तो तभी दिखेगी भाई ढंग से, तो अपने घर को ही जला लेना पहले, उसके अंदर ढंग से दिखेगा पटाखा जलता हुआ, या 2-3 बम फोड़ लेना वहीं पे ही, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। आतंकवादियों से ले आएंगे बम, थोड़े से ढंग से बजेंगे वो, और मतलब ज्यादा वो करेंगे फिर तो, है? तो फिर तो उनको कार्यक्रम करने दो कि जलाओ भाई, तुम पटाखे जलाओ दिवाली के ऊपर, है ना? थोड़ा सा धमाका भी बड़ा होगा। रामखोर उल्लू के पट्टे। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा अपना वो बात, आप बाकी आप सारे के सारे नोन हैं, अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। और ये ज्ञान वैसे ही नहीं दे रहा हूँ कि आपको, पिछले आई थिंक सो 2011 के बाद मैंने आज तक कोई पटाखा नहीं जलाया है, आफ्टर 2011, जब मैंने +2 क्लियर किया था। ठीक है। उसके बाद आज तक कभी नहीं, क्योंकि उस टाइम
पता नहीं, नहीं है, चलो आप, अच्छी बात है जिसने नहीं जलाए हैं, लेकिन 2011 के बाद कभी नहीं किया है, एक बार भी नहीं। और डेफिनेटली घर के अंदर भी नहीं होता है, कोई पर्सन नहीं करता है। आप बोलोगे सर फिर तो फन ही खत्म हो गया। अच्छा, फन इससे होता है क्या? है आधे घंटे के बाद छोड़ते हो क्या आप? पटाखे तो ठीक है, कुछ और मत छोड़ देना, बाकी ठीक है। चलिए वापस आते हैं। चलिए यहां तक क्या रहा हमारा, ये पार्ट क्लियर रहा, ठीक है। तो इस पार्ट को अब यहां तक, क्योंकि देखो एक आपकी हाफ क्लास पूरी की पूरी बाकी है, उसके अंदर सीड डोरमेंसी के बारे में और एनएससी एसएससी इनके बारे में, कुछ वेराइटीज के बारे में, उनके बारे में स्टडी करनी है, और आपके ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड क्या होते हैं और सीड की स्टोरेज कितने टाइम के लिए करते हैं, दैट पार्ट इज रिमेनिंग एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा बाकी सारा अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए, तो मैंने क्या बोला, आपका अगली क्लास के अंदर पढ़ते हैं, अगर आपका डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। है किसी का डाउट? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। और 2 दिन प्लीज, जिनका पेपर है बेस्ट ऑफ लक, और जिनका पेपर नहीं है मेहनत कर लेना, पेपर आपके अकाउंट में होगा डेफिनेटली, उनको आप डन कर देना। थैंक यू सो मच।